हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, क्लास 12th विषय राजनीतिक विज्ञान साथियों असली मॉडल पेपर सीरीज का मॉडल पेपर नंबर 2 आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं और आपको भरोसे के साथ हम तैयारी करवा रहे हैं और इनमें से लगभग बहुत ज़्यादा सवाल आपके पेपर के अंदर हूबहू छपने वाले हैं। तो साथियों, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएसई बोर्ड क्लास 6 से 12th के अंदर मिल जाएगी और इसके अंदर जो भी प्रश्न है उसके साथ में साथियों हमने बोर्ड परीक्षा के अंदर आए हुए प्रश्न वर्ष 2010 से लेकर के वर्ष 2022 तक के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनको भी समावेशन साथ में किया हुआ है, जो कि आपको इस 2023 की परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो एक बार इस वीडियो को आप जरूर देखना, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को साथियों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। पहला सवाल पूछा है आपको साथियों, 1949 में निम्नलिखित में से किस सैन्य संगठन की स्थापना की गई? तो साथियों 1949 में से कौन से सैन्य संगठन की स्थापना की गई? तो आपका इसका सही आंसर होने वाला है नाटो की स्थापना की गई थी। कब? 1949 में। साथियों 1949 में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, सोवियत संघ की केंद्रीय शक्ति किस देश में नियत थी? तो साथियों इसका सही आंसर होता था रूस। क्या है था साथियों? रूस सही आंसर है। रूस के साथियों 15 गणराज्यों में से एक गणराज्य था तथा सोवियत संघ की केंद्रीय शक्ति मॉस्को यानी रूस में नियत थी। ठीक है, आगे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का संबंध किस सोवियत राष्ट्रपति से है? बहुत अच्छा सवाल है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है और इसका सही आंसर है क्रुश्चेव। ठीक है ना, यानी साथियों क्रुश्चेव ने स्टालिन के उत्तराधिकारी के रूप में सोवियत संघ की सत्ता संभाली तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का समर्थन किया, जिससे शीत युद्ध का तनाव है वो भी कम हुआ था। अगला है बांग्लादेश है किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो साथियों इसका सही आंसर है 1971 के अंदर है और बांग्लादेश क्या है स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ठीक है ना, आप सभी को पता होगा 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर पूरी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र देश बना था। ठीक है ना, और इसमें महत्वपूर्ण जो योगदान था वो था भारत के प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी का था। ठीक है, अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर करवाने और करने वाला 51वां देश कौन सा था? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ पर 51वां जो हस्ताक्षर करने वाला जो 51वां देश था वो था साथियों पोलैंड। कौन सा था? पोलैंड था। और पोलैंड ने हस्ताक्षर कब किए साथियों? 15 अक्टूबर 1945 को चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 15 अक्टूबर 1945 को। अगला है सुरक्षा की परंपरागत धारणा का अनिवार्य संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे साथियों? इसका संबंध है साथियों यहाँ पर हम बात करते हैं तो आपके विदेशी आक्रमण का से सुरक्षा से है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सुरक्षा की जो परंपरागत अवधारणा का संबंध अनिवार्य रूप से विदेशी आक्रमण से सुरक्षा से है। तो याद रह जाएगा, बिल्कुल सरल सा सवाल है, ज्यादा कोई भी हार्ड है नहीं। ठीक है, आगे पूरे भारत में ईवीएम द्वारा चुनाव प्रथम बार कब संपन्न करवाए गए थे? बहुत अच्छा सवाल है साथियों। पूरे भारत में ईवीएम यानी साथियों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा वर्ष 2004 में चुनाव संपन्न करवाए गए, जबकि इसके पूर्व 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली की विधानसभा के चुनाव ईवीएम द्वारा संपन्न करवाए गए थे। याद रह जाएंगे, पूरे भारत के अंदर ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव कब होते हैं? वर्ष 2004 के अंदर होते हैं, जबकि इससे पहले 1998 के अंदर 3 राज्यों के अंदर आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव है और किसके माध्यम से करवाए गए थे? तो ईवीएम मशीन के द्वारा करवाए गए थे। ठीक है ना, तो 2004 इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल, भारत की आजादी के समय उत्तराधिकारी मॉडल से संबंधित देश नहीं था? तो इसका सही आंसर है साथियों आपके दे ऑप्शन सोवियत संघ। ठीक है ना, तो उदारवादी मॉडल का सॉरी मैंने गलत बोल दिया, उदारवादी मॉडल से संबंधित कौन सा देश नहीं था? तो यहाँ पर बात करें उदारवादी मॉडल का संबंध पश्चिम देशों से है और जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस शामिल है, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी मॉडल पर आधारित है। कौन से मॉडल पर? साम्यवादी मॉडल पर आधारित है। आगे है नेफा या उत्तरी पूर्वी सीमांत के
सीमांत के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो साथियों ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश को नेपा के नाम से जाना जाता है, जिस पर चीन अपना अधिकार मानता है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? नेपा या उत्तरी पूर्वी सीमांत राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा हुई। तो साथियों भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा 1975 के अंदर इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए जेपी आंदोलन को कुचलने हेतु आंतरिक आपातकाल की घोषणा करवाई थी। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला। कौन थे साथियों? शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया तथा जम्मू कश्मीर की प्रथम प्रधानमंत्री बने और बाद में इस पद को बदलकर मुख्यमंत्री किया गया था। ठीक है ना, तो जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला। ठीक है, आगे है राजीव गांधी की हत्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो राजीव गांधी की हत्या है वो किसके द्वारा? लिट्टे संगठन के द्वारा करवाई गई थी। साथियों आपसे लिट्टे का पूरा सवाल पूरा नाम पूछा जा सकता है। तो राजीव गांधी की जो हत्या है लिट्टे, और लिट्टे का मतलब होता है साथियों लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम द्वारा मई 1991 के अंदर राजीव गांधी की हत्या की गई थी। कब? मई 1991 के अंदर। ठीक है, आगे खालिस्तान पूछा है, आपसे पूछा है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर आपके कौन से फेट मैन और लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराए थे? बहुत अच्छा सवाल है, दोनों का नाम पूछा जा सकता है, फेट मैन और लिटिल बॉय। दूसरा है साथियों आपसे लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ठीक है, तीसरा है इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा, और उड़ीसा में साथियों किसके लौह एशिया के क्या है विशाल भंडार था। आगे चीन में परमाणु शक्ति संपन्न देश बना, तो साथियों चीन है 1964 में परमाणु शक्ति संपन्न देश बनता है। कब? 1964 के अंदर है परमाणु शक्ति संपन्न देश बनता है। आगे बात करता हूं साथियों यहाँ पर सन 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस का नारा क्या था साथियों? गरीबी हटाओ। कौन सा नारा था साथियों? गरीबी हटाओ। ठीक है, आगे 1990 के विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने ओबीसी के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया था साथियों? 27% आरक्षण दिया था। कितना प्रतिशत? 27% आरक्षण दिया था। ठीक है ना, किसकी सरकार ने? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 1990 के अंदर ओबीसी के लिए साथियों कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया? 27% का आरक्षण दिया था। अब बात करता हूं तीसरे का, पहला है ग्लासनोस्ट का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो साथियों ग्लासनोस्ट रूसी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है साथियों खुलापन या पारदर्शिता। क्या होता है? खुलापना या पारदर्शिता। दूसरा है साम्यवाद के विघटन का श्रेय किस सोवियत नेता को जाता है? तो साथियों आपके गार्बोचेव 1985 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने तथा सुधारवादी नीतियां प्रारंभ की, और जिसके परिणाम स्वरूप साम्यवाद का क्या होता है? पतन हुआ था। तो यहाँ पर गार्बोचेव है वो इसका सही आंसर है। आगे शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। तीसरा शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है? तो साथियों शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्या करना साथियों? आघात पहुंचाकर उपचार करना। आगे यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है? तो यूएसएसआर का पूरा नाम है साथियों यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है ना, तो यूएसएस का पूरा नाम याद रह जाएगा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है ना, ये इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है पांचवा सवाल, ऑपरेशन इराक फ्रीडम के दौरान अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? यह भी सवाल काफी अच्छा है, और इसका उद्देश्य था साथियों इराक में क्या थे साथियों? तेल के भंडार पर अधिकार करना तथा इराक में अपनी जो मनपसंद की सरकार स्थापित करना, यह अमेरिका का मेन उद्देश्य था। आगे बैंड वेगन का अर्थ क्या होता है साथियों? तो बैंड वेगन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी ताकतवर देश के साथ चलना। क्या होता है? किसी ताकतवर देश के साथ चलना। आगे ओजोन से क्या अभिप्राय है?
तो ओजोन से क्या अभिप्राय है साथियों? धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है और इसे ओजोन परत में छेद होना या ओजोन से कहते हैं, ठीक है ना। और साझी संपन्नता का प्रश्न बहुत अच्छा है और परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। साथियों, साझी संपन्नता उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का अधिकार नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, ठीक है ना। और वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका अर्थ होता है विचारों, पूंजी और वस्तुओं का प्रवाह क्या है? वैश्वीकरण कहलाता है। आगे साथियों, मैकडोनाल्डीकरण किस देश की संस्कृति का परिचायक है? तो साथियों, मैकडोनाल्डीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्कृति का क्या है? परिचायक है। नेक्स्ट 11वां सवाल है, नेशनल फीस वर्कर्स फ्रॉम NFF द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किस वर्ष किया गया था? तो साथियों, जुलाई 2002 के अंदर किया गया था, ठीक है ना। ताड़ी विरोधी आंदोलन का उदय किस राज्य से हुआ था? तो साथियों, ताड़ी विरोधी आंदोलन का उदय है आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले से हुआ था। किससे होता है? आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले से होता है, ठीक है ना। अब मैं साथियों आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करूंगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ लेना। चौथा सवाल है, MBA अमेरिकी ढांचा ताकत का एक उदाहरण है, कैसे स्पष्ट कीजिए। पांचवा अच्छा सवाल है साथियों, दक्षेश सार का विस्तृत रूप लिखिए, यानी पूरा नाम लिखना है और दक्षेश के किन्हीं दो विशेषणों को सूचीबद्ध कीजिए। छठा सवाल है, साप्टा का पूरा नाम लिखिए और साप्टा की स्थापना क्यों की गई। दोनों ही बहुत अच्छे सवाल है, याद कर लेना, ठीक है ना। सातवां है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम, बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा के अंदर हूबहू छप सकता है, ठीक है ना। आठवां है, भारत की सुरक्षा रणनीति के किन्हीं दो घटकों का उल्लेख कीजिए। नौवां है, रियो सम्मेलन कब आयोजित हुआ और इसमें कितने देशों ने भाग लिया। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर के अंदर आ सकता है। वैश्वीकरण की 4 विशेषताएं लिखिए, यह भी 10वां सवाल भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 11वां है, भारतीय जनसंघ की विचारधारा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12 नंबर सवाल है साथियों, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई। यह बहुत अच्छा सवाल है साथियों, कई बार आपको करवाया गया है और यह भी बहुत अच्छा सवाल है और वर्ष 2017 के अंदर पेपर के अंदर पूछा गया है। आगे बात करूं, 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन का कारण क्या था, यह आपको बताना है, ठीक है ना। यह भी काफी अच्छा सवाल है। और चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है, बहुत अच्छा सवाल है साथियों। ये जो आपका दूसरा पेपर है ना, बहुत अच्छा सवाल है इसके अंदर और इसमें से बहुत ज़्यादा सवाल आपके पेपर के अंदर आना संभावित है, इसलिए इस पेपर को सही ढंग से देख लेना, ठीक है ना। 15 नंबर है, पूर्वोत्तर भारत का पुनर्गठन कैसे तथा कब तक पूरा किया गया, ठीक है। राजीव लोंगवाल समझौते की प्रमुख बातें क्या थी। हरित क्रांति क्या थी और हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें। 17 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है। 18 नंबर है, 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण क्यों किया और इस युद्ध की प्रमुख घटनाएं बताइए। 19 नंबर है, सन 1960 के पश्चात किन किन आर्थिक संदर्भों ने आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार की थी, स्पष्ट कीजिए। आगे बात करता हूं 20 नंबर सवाल के, 1990 के दशक में भारत के गठबंधन की राजधानी की विशेषताएं लिखिए। 21 नंबर पूछा है, भारत ने शीत युद्ध के प्रसार को रोकने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तर्क के आधार पर स्पष्ट कीजिए या समझाइए, ठीक है। अतः में गुट निरपेक्षता के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करते हुए ये बताइए कि क्या भारत की गुट निरपेक्षता नीति भारत के हित में थी और भारतीय गुट निरपेक्षता नीति की आलोचना कीजिएगा, ठीक है। 22 नंबर सवाल पूछा है, यूरोपीय संघ की गठन प्रक्रिया को समझाते हुए बताइए यूरोपीय संघ को क्या बातें एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाती है, ठीक है। और आठवां के अंदर चीन के आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को समझाते हुए बताइए कि चीन के आर्थिक विकास की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी। और 23 नंबर सवाल है, भारत विभाजन में उत्पन्न हुई कठिनाइयों का विवेचना कीजिए। 23वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। और रजवाड़ों के विलय की सरकार की नजरिए पर लेख लिखिए। तो ये था साथियों आपका मॉडल पेपर नंबर 2 और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर से आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा सवाल छपने की संभावना है, तो इसको आप पूरा याद कर लीजिए। इसकी आपके जो PDF है हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSE बोर्ड क्लास 6 से 12 के अंदर भेज दी जाएगी। साथियों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपको है अच्छी तरीके से पूरे प्रश्न हल करवाने की कोशिश करेंगे। और अंतिम टाइम के अंदर साथियों आपके एक बार पुणे में है
ये वर्ष 2010 से लेकर के 2023 तक के जितने भी प्रश्न हैं उसके अंदर साथियों मेरी जो क्लासेस से सवाल आने का मेन कारण है साथियों, मैं मेंस के अंदर देखो, इसके अंदर जो आपका पेपर होता है 12th का मेंस होता है, फिर प्री होता है, प्री क्या मतलब सप्लीमेंट्री होता है। इस प्रकार से जो जितने भी एग्जाम होता है, एक डी करके होता है, एक मुख बधिर का होता है, तो ये 4-5 एग्जाम होता है। उनके सारे पेपरों का मैं क्या है जो सिलेबस वाइज है पेपर को उठाता हूँ और उसके साथ आपके साथ प्रश्न शेयर करता हूँ। तो मेरे पेपरों में से 70 से लेकर के 80% सवाल आते हैं। तो इसका मेन मुख्य कारण यही है। तो आप इनको पढ़ते जाइए, विश्वास के साथ आपको है बहुत अच्छा फायदा होगा। मेहनत मैं अकेला कर रहा हूँ, लेकिन आपको हूबहू जो थाली के अंदर परोस रहा हूँ और हूबहू आपके है पेपर के अंदर आएगा, तो उसको आपको सीधा खाना ही है। तो इसलिए आप अच्छी वाली मक्खन खाएं तो आपको है क्वालिटी यानी रिजल्ट भी अच्छा ही मिलने वाला है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।